सुनिए आप सीज फायर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था और आज यही सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब नदारद है। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो सीज फायर अगर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होता। जब हमारी सेना जीत रही थी तो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल वही तो अभी हुआ है कि जब हमारी सेना जीत रही थी, जब हमारी सेना का मनोबल सातवें आसमान पर था, वो लगातार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, लगातार जो मिसाइल्स आ रही थी, जो ड्रोन्स आ रहे थे, उन सबको निस्त नाबूद कर रहा था और लगातार ये बताया जा रहा था कि कैसे हमारी जो जीत है, जिस भी मकसद के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उनके चिन्हित ठिकानों पर जिस तरह से 9 ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया और लगातार जब जवाब दिया जा रहा था और जनता जो है टकटकी लगाए इसको देख रही थी, तब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके ये बताते हैं कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। और सीज फायर का ऐलान कौन करता है? एक तीसरा देश। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों लिया था। तो आधा पौने घंटे पहले तक मेरे इस विषय में विचार अलग थे, लेकिन पिछले आधे घंटे में जो 2 घटनाक्रम चले हैं, उसके बाद मेरे मन में भी काफी सारे सवाल उठने लगे। पहला तो ये कि मैंने देखा कि कैसे भारत के तीनों सेना के डायरेक्टर जनरल, नौसेना, थल सेना और वायुसेना के, अभी आधा घंटा पहले उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह से ये संघर्ष चल रहा है, चला ये सब उन्होंने पूरी जानकारी अच्छे से दी। और दूसरा, जैसे ही आपका कार्यक्रम शुरू हुआ डीवी लाइव में, आपने जो दिखाया कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री ने ही ये बताया, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी संसद में बताया, जो नया उन्होंने ही बनाया है भाजपा ने, कि कैसे उन्होंने कहा कि इससे पहले अगर कभी सीज फायर हुआ था तो वो सीज फायर क्यों हुआ था। तो भाजपा को इस देश की 140 में से 23 करोड़ लोगों ने इसीलिए वोट दिया कि उसका चाल चरित्र चेहरा तो अलग है, इसीलिए वोट दिया कि वाजपेयी ने दुनिया भर के दबाव के बावजूद परमाणु बम का परीक्षण किया था, इसीलिए वोट दिया कि गृह मंत्री ने संसद में कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले बार जब सेना जीत रही थी तो सीज फायर क्यों किया, 3 दिन रुक जाते तो पीओके हमारा हो जाता। तो अब ये दिलचस्प हो जाता है कि जब 10 मई को सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना ने दुनिया को सबूत के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया कि कैसे उसने उसी दिन सुबह सुबह पाकिस्तान के नूर के बेस पे हमला करके, अच्छा, नूर बेस के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बताता है कि वहां पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, और भारतीय सेना ने 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया। उत्तर में इस्लामाबाद से लेके दक्षिण में कराची तक के 10 और सैन्य ठिकानों पर हमला करके उसको बेकार कर दिया। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अखंड भारत उस दिन 10 मई को 10:30 बजे सुबह में अखंड भारत की हमारी मुट्ठी में आ गया था। तो जो अखंड भारत 11 बजे भारतीय सेना की मुट्ठी में था, उसे शाम को 6 बजे भारतीय विदेश मंत्री ने संघर्ष विराम करके वापस कैसे दे दिया, वो भी ट्रंप के सार्वजनिक घोषणा के 70 मिनट के बाद। इसकी भी घोषणा हमने नहीं की, पहले ट्रंप ने की और हमने उसके हाँ में हाँ मिला दिया। और अगले दिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये कि अगले दिन ट्रंप ये भी कहते हुए दिखे कि पाकिस्तान एक महान देश है। तो जिस देश के 9 आतंकवादी ठिकाने भारत से कुछ घंटे पहले गिराए, ट्रंप उसे महान बतलाए और आज तक भारत उस पर आपत्ति न जताए, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है इसमें। हुआ यह है कि सेना रूपी टीम ने जो मैच जीत लिया था, कप्तान रूपी प्रधान जी ने वो ट्रॉफी जाके सरेंडर कर दी। क्यों सरेंडर की ट्रंप के सामने, तो सवाल उठेगा। अब ये तो भारत की 240 सांसदों की सरकार चलाने वाले राजनेता ही बताएंगे, जो राजनेता ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से आज तक टीवी पर नहीं दिखे, उन्होंने हमेशा सेना को आगे किया। वे अचानक ट्रंप की घोषणा के बाद कैसे ट्विटर पर ट्रंप की बात दोहराने लगे कि हाँ संघर्ष विराम तो हो गया है। इसका नाम ही, अगर सेना ने, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो कार्रवाई है, इसका नाम अगर ऑपरेशन सिंदूर है, तो पहलगाम में विधवा हुई बेवाओं के गौरव में ऑपरेशन सिंदूर है।
तो क्या पहलगाम के वो 4 आतंकी मारे गए? क्या पाकिस्तान ने भारत को वापस सुपुर्द कर दिया? अगर नहीं किया तो ट्रंप के सीज फायर पर भारत के राजनेता कैसे मान गए? बहुत सवाल है जिनका जवाब सरकार चला रहे राजनेताओं को देना होगा, संसद से लेकर सड़क तक देना होगा, क्योंकि ये सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा है, सरकार के समर्थक अब खुद पूछ रहे हैं। मेरा भी आधा घंटा पहले का विचार और आपने जब डीबी लाइव में दिखाया उसके बाद काफी अंतर हो जाती है। अब नया एक इन्होंने कहा है कि हमने नया डॉक्ट्रिन बनाया है। वो नया कभी भी एक कहावत होती है कि बंद मुट्ठी लाठी। आपके पास क्या है आप बताते नहीं है, तब सामने वाले को भी आश्चर्य हो जाता है। भारत ने परसों ये बोल दिया कि हमने एक नया डॉक्ट्रिन बनाया है, हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होगा तो हम उसको युद्ध मानेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि 4 बंदूकधारी आ जाएंगे और 140 करोड़ लोगों के देश को युद्ध में धकेल देंगे? मतलब इतना आसान हो जाएगा क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। कि कोई भी 4 आदमी बंदूक लेके आए या एक आदमी क्या कहते हैं हथगोला लेके आए और 140 करोड़ के देश को युद्ध में धकेल देगा क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा आपसे सबसे बड़ा सवाल शुरुआत में किया कि इतना सब होने के बाद इस पूरे प्रकरण में कोई भी देश भारत के साथ खड़ा हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? उसका सीधा सा जवाब है कि कहीं पर भी मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों लोग किसी कारण से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, उनका आपस में कोई विवाद है, तो तीसरा आदमी जाके अगर एक के पीठ पर भी हाथ फेर दे और दूसरे के पीठ पर भी हाथ फेर दे ना, तो दोनों आदमी उसके बाद उस पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि तुम इधर के हो या उधर के हो हमें पता ही नहीं है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि भारत के प्रधान जी पुतिन से भी मिले और जेलेंस्की से भी आप मिल लिए। आप मुझे बताइए, आप पुतिन और जेलेंस्की दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप दोनों से अगर मिल लीजिएगा तो दोनों आप पर क्यों भरोसा करेगा? वो कहेगा वो तो उसका है, वो तो इसका है। और मैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछ रहा था, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 73 देशों की यात्रा कर चुके हैं, 73 देश, कम से कम एक बार वो 73 देश गए। अब मुझे बताइए कि कई देशों का आपस में किसी पड़ोसी देश के साथ नहीं बनता है। आप दोनों देश चले गए तो दोनों देशों का तो दोनों देश आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। तो कभी कभी होता ही है। इसीलिए आपने जब इंदिरा गांधी के बारे में पूछा तो कहा बहुत अच्छा कि डू यू लीन लेफ्ट और डू यू लीन राइट, तब जो वो कहती है कि नो आई स्टैंड स्ट्रेट, इसका मतलब ही है कि वो लेफ्ट को भी एक संदेश दे रही है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ भी आऊंगी, वो राइट को भी संदेश दे रही है कि जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे साथ आऊंगी। वो ये नहीं बोल रही है कि मैं थोड़ा आधा इधर हूं और आधा उधर हूं। तो हमारे साथ ये हो गया। फिर भी मेरा मानना है कि भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरह से अंजाम दिया, अभी आधा घंटा पहले तीनों सेना के जो प्रमुख थे उन लोगों ने फिर बताया कि किस तरह से इन्होंने अंजाम दिया। नौसेना ने किस तरह से टारगेट सेट किए, वायुसेना ने किस तरह से एयर डिफेंस किया और थल सेना के डीजीएमओ ने किस तरह से जवाबी हमले किए। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सेना ने तो अपना काम किया, जैसे मैंने कहा ना कि टीम तो मैच जीत गई। जब ट्रॉफी की बारी आई तो कप्तान कहा कि नहीं हम ट्रॉफी दूसरे को दे देंगे, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जी जो डीजीएमओ हैं, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्रिकेट का बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया था। तो क्रिकेट जैसा उदाहरण है कि आज अगर कोई मैच हो रहा है तो इससे पहले जितने भी रिकॉर्ड बने हैं वो बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि आज मैच चल रहा होता है। तो जिस तरह से अपने अनिल सिन्हा जी ने कहा शिमला समझौते के बारे में, एक इतिहास है, वो सब अपने जगह पर सही होते हुए भी क्या ये सच नहीं है कि 10 मई को 10:30 बजे भारत की सेना ने दुनिया को बता दिया कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सेंटर को खत्म कर दिया है। आपका जब अखंड भारत का सपना भारत की सेना ने आपके मुट्ठी में ला दिया था, तो शाम में 6 बजे ट्रंप साहब ने उसको कैसे निकाल दिया आपके हाथ से और आप कैसे मान गए? सवाल तो ये उठता है। इतिहास अपने जगह पर है और इतिहास सही है, लेकिन इस मैच में तो सारा इतिहास बदल रहा था। बदल क्या रहा था? सेना ने बदल दिया था। वो बदले हुए इतिहास को, जो किताब लिख दी गई थी, उस किताब को रद्दी के टोकरी में क्यों फेंक दिया गया? सवाल ये उठेगा। इसीलिए भले दूसरा जैसे मुख्य सवाल उठेगा आज जो रात में 8 बजे कहेंगे ना, तो शुरुआत में जो अमरीश जी ने कहा वही है। बाकी शिलाजीत खा के पत्रकारिता जितना भी लोग कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मूल बात होने वाली ये है कि पहले मोदी जी के जो भक्तगण है ना, वो केवल उनको सुनते थे, लेकिन आज वो सुनने के मूड में नहीं है, वो सवाल करने के मूड में है। आज रात आप 8 बजे आ भी रहे हैं
तो डायलॉग करने नहीं आ रहे हैं, आप मोनोलॉग करने आ रहे हैं, आप एकालाप करने आ रहे हैं। लोग पहले आपकी बात सुनते थे, आज उनके मन में सवाल है, लेकिन आज भी आप कोई सवाल का जवाब तो देने वाले नहीं हैं, आप तो केवल बोलने वाले हैं। इसीलिए समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी, क्योंकि 8 बजे लोगों के मन में एक सवाल का जवाब चाहिए, उनको एक तरफा कोई प्रवचन नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे ये डर लग रहा है, कभी कभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि चौबे जी बने छबे बनने और दुबे जी बन के लौटे, वो स्थिति आ सकती है। और मेरे ख्याल से सबसे दुखद इस मामले में यही है कि भारतीय सेना ने केवल अपने टास्क को पूरा नहीं किया था, अपने टास्क से बहुत आगे जाके सीधे सीधे आपको पीओके आपके हाथ में दे दिया था, अखंड भारत आपके हाथ में दे दिया था। और भारतीय राजनीतिक नेताओं ने शाम 5 बजते बजते 5-6 घंटे के अंदर कोई अमेरिका में बैठे किसी आदमी की बात सुन ली और उसने जो कहा उसमें हाँ में हाँ मिला दिया। यही सबसे बड़ा दुखद बात यही है कि हमारे सेना ने जितने भी लाभ कमाए थे, जितने भी उनका मोराल था, कोई एक मतलब सोचिए ना, एक टीम मैच जिता दी आपको और कप लेते समय कैप्टन कहे कि नहीं हम कप नहीं लेंगे, हम तो ड्रॉ मान लेंगे, तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। तो मतलब खेलने वाले खिलाड़ी का अपमान हो जाता है।